हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर वही ले जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सिनेरियो टीचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग 20 क्वेश्चन का काफ़ी महत्वपूर्ण एनालिसिस जीके जीएस का करने वाले हैं, जो कि आपके हर एक एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। और अगर आप इस 20 क्वेश्चन को एनालिसिस के माध्यम से देखते हैं तो ये 20 क्वेश्चन ही नहीं, आपको बहुत, कहने का मतलब कि एनालिसिस के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितने महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। और आने वाले जितने भी आपके एग्जाम हैं वो सारे एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। देखिए फ्रेंड्स, गायत्री मंत्र की चर्चा कौन से मंडल में आपको उल्लेखित है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये वेद की अगर बात करते हैं ना, तो अगर हम बात करते हैं भारत का सबसे प्राचीनतम जो धर्म ग्रंथ है वो क्या है, वेद है। भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन है, वेद है। और वेद की बात करते हैं तो वेद आपको 4 देखने को मिलता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें सबसे बाद का जो वेद होता है वो अथर्ववेद होता है, जिसकी रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा किया गया था। वहीं अगर हम सबसे प्राचीन या सबसे पुराना वेद की बात करते हैं तो सबसे पुराना वेद की बात करते हैं तो कौन सा वेद हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। कौन सा वेद होगा सर, ऋग्वेद। और ऋग्वेद की अगर हम बात करते हैं तो ऋग्वेद में आपको 10 मंडल देखने को मिलेगा। कितना मंडल देखने को मिलेगा, 10 मंडल। 1028 सूक्त देखने को मिलेगा और 10,462 आपको सूत्र देखने को मिलेगा। 10,462 आपको क्या मिलेगा, सूत्र देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं ये 10 मंडल, तो ये 10 मंडल में ही आपको गायत्री मंत्र की चर्चा है। और ये कौन से मंडल में है, तो याद रखिएगा ये तीसरे मंडल में है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है। और गायत्री मंत्र की अगर हम बात करते हैं तो इसकी रचना किसने किया था, तो विश्वामित्र के द्वारा इसकी रचना किया गया था। वहीं अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद के 8वें मंडल, तो ऋग्वेद के 8वें मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं का खेल कहा गया है, यानी सबसे बेहतरीन मंडल को दर्जा दिया गया है किसको, 8वें मंडल को। वहीं अगर हम बात करते हैं 9वें मंडल, तो 9वें मंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो 9वें मंडल के अंतर्गत आपको जो चर्चा है वो सोम देवता को चर्चा है, या हम बोल सकते हैं वनस्पति देवता की चर्चा है। तो 9वें मंडल में किसकी चर्चा है, वनस्पति या सोम देवता की चर्चा है। वहीं अगर हम 10वें मंडल की बात करते हैं तो 10वें मंडल में आपको बेसिकली किसकी चर्चा है, चतुष्वर्गीय समाज की चर्चा है। चतुष्वर्गीय समाज की चर्चा किसमें है, 10वें मंडल में है। अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद, तो ऋग्वेद के अंतर्गत ही आपको सबसे पहले बार शूद्र की चर्चा देखने को मिलता है। वैसे आप जानते हैं कि चतुष्वर्गीय समाज के अंतर्गत भी आपको शूद्र की चर्चा देखने को मिलेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का कार्य क्या होता है, पढ़ाने का काम होता है। क्षत्रिय का काम क्या होता है, रक्षा। और अगर हम बात करते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और उसके बाद क्या हो जाएगा, वैश्य जो होता है तीनों लोग को क्या करता है, तीनों लोग का सेवन करता है। तो ये चीज है। वहीं अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद के 7वें मंडल, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध की चर्चा है। किसकी चर्चा है, दशराग युद्ध की चर्चा। और इसके अंतर्गत ऋग्वेद के अंतर्गत आपको सबसे ज्यादा बार इंद्र देवता के लिए सूत्र का वर्णन है 250। कितना सर, 250। और वहीं अगर हम बात करते हैं 200, तो 200 जो है अग्नि देवता के लिए ऋचा यानी सूत्र की चर्चा है। चलिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीसरे मंडल। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको दिखाई दे रहा होगा, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे। तो अगर हम जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म का जो संस्थापक होते हैं, जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव होते हैं। लेकिन अगर आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन होते हैं, तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, जो 24वें तीर्थंकर थे। कौन से तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। अब हम बात करते हैं 22वें तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब होता है दुख भरी संसार रूपी सागर को पार करने वाला। दुख भरी संसार रूपी सागर को पार करने का
मतलब इसका शाब्दिक अर्थ होता है। फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं 22वें तीर्थंकर, तो 22वें तीर्थंकर के रूप में आपको कौन थे, तो अरिस्टनेमी थे। 22वें तीर्थंकर के रूप में कौन थे, अरिस्टनेमी थे। वहीं अगर हम 22वें तीर्थंकर के रूप में अरिस्टनेमी को देखते हैं तो आप जानते हैं कि 24 तीर्थंकर, कुल 24 तीर्थंकर आपको जैन धर्म के अंतर्गत देखने को मिलेगा, जिसमें 22वें तीर्थंकर के रूप में कौन थे, तो 22वें तीर्थंकर के रूप में आपका क्या थे, अरिस्टनेमी थे। ये 24 तीर्थंकर के अपने अपने कुछ सिंबल थे, जिसके अगर हम बात करते हैं अरिस्टनेमी का, तो अरिस्टनेमी का जो सिंबल था वो क्या था, शंख था। अरिस्टनेमी का जो सिंबल था वो क्या था, शंख था। अगर हम बात करते हैं ऋषभदेव, तो ऋषभदेव क्या होंगे, संस्थापक होंगे, जैन धर्म के संस्थापक होंगे, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन होंगे, महावीर स्वामी। ऋषभदेव जो थे ना, ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव। और अगर हम बात करते हैं ऋषभदेव, तो ऋषभदेव का जो सिंबल था ना वो वृषण था। क्या था, वृषण या सांड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर, सांड। तो ये चीज को याद रखेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं पार्श्वनाथ, किसकी बात करते हैं, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर थे। और ये जो थे ये आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित, बनारस से संबंधित है। वहीं अगर हम बात करते हैं पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ को अगर ज्ञान की प्राप्ति की बात करते हैं ना, तो पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति झारखंड के संवेद शिखर, झारखंड के संवेद शिखर पर इनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और इस ज्ञान प्राप्ति के बाद इस संवेद शिखर को पार्श्वनाथ की चोटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, पार्श्वनाथ की चोटी। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इस चीज को याद रखिएगा। इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद चतुरायन धर्म दिए थे। इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या किए थे, चतुरायन धर्म दिए थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी ने अपना जब ज्ञान प्राप्ति किए तो इन्होंने चतुरायन धर्म के जगह पर पंचायन धर्म दे दिए। याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे चतुरायन धर्म के अंतर्गत क्या हो जाएगा, झूठ ना बोलना, हिंसा ना करना, चोरी ना करना, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, हिंसा ना करना। और आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका एक और था, ठीक है ना। 4 आपका क्या था, चतुरायन धर्म के अंतर्गत चतुरायन। लेकिन ये पंचायन धर्म आप कौन दिए थे, महावीर स्वामी। एक और आपको जोड़ दिए थे, कौन जोड़ दिए थे, तो ये आपका ब्रह्मचर्य जीवन, क्या ब्रह्मचर्य जीवन रहने के लिए इसमें जोड़ दिए थे। ये चीज को याद रखिएगा। तो 23वें तीर्थंकर के रूप में आपको कौन हो जाएंगे, पार्श्वनाथ। इनका जो सिंबल था ना, इनका जो सिंबल था वो सर्प था। इनका सिंबल क्या था, सर्प, सांप। अगर हम बात करते हैं वास्तविक संस्थापक 24वां तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी की बात करते हैं तो इनका जो सिंबल था ना, इनका सिंबल था शेर। इनका सिंबल क्या था, शेर, सॉरी सिंह था। क्या था, सिंह था, सिंह, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये चीज को याद रखिएगा। अर्थात आप 2 नंबर का आंसर क्या देंगे, तो 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, अरिस्टनेमी 22वां तीर्थंकर के रूप में। शंख आपका क्या हो जाएगा, तो शंख आपका क्या होगा, सिंबल होगा। ये चीज को याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं ऋषभदेव और अरिस्टनेमी, ऋषभदेव और अरिस्टनेमी की बात करते हैं ना, तो इनकी चर्चा ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है। अर्थात ऋग्वेद में जो उल्लेखित है ना, इनके बारे में उल्लेखन देखने को मिलता है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा, प्रथम तीर्थंकर और 22वें तीर्थंकर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं 3। फ्रेंड्स सेशन को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि इस पर आपको काफी बेहतरीन ढंग से और काफी स्मूथ तरीका से कोई भी एग्जाम हो वो सारे एग्जाम का प्रिपरेशन कराया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है आप पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है ना, निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। क्वेश्चन बोला है ना कि किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो अशोक की अगर हम बात करते हैं ना, तो अशोक अपने आप में एक बहुत ही, अगर प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत सबसे ज्यादा अगर किसी को पढ़ना और कोई काम किया है ना, तो वो अशोक की ही किया है। अगर प्राचीन इतिहास से हम अशोक को हटा दें तो फिर प्राचीन इतिहास उतना इंटरेस्टेड रह भी नहीं जाएगा, और बहुत स्मूथ वे में कोई भी टीचर पढ़ा कर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो अशोक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है कि नहीं। मगध साम्राज्य के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। फिर भी आप यहाँ से जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो ओरिएंटेड क्वेश्चन है, उसको हम लोग एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करते हैं अशोक,
तो अशोक की तो ऐसे बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन उन विशेषताओं में सबसे एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये सबसे पहले भारत में अभिलेख लिखवाने का कार्य करे थे। और इनके अभिलेख को पढ़ने का जो सबसे पहले श्रेय मिला था ना, जेम्स प्रिंसेप को मिला था। किसको मिला था? जेम्स प्रिंसेप। सबसे पहले अशोक के जो अभिलेख है ना, उस अभिलेख को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? जेम्स प्रिंसेप को जाता है। ये क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको बोला क्या है ना कि कौन से लेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। वैसे तो अशोक का नाम सबसे ज्यादा, अगर अभिलेख की बात करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा इनका जो नाम मिला है ना, देव नाम प्रियदर्शनी अर्थात देवताओं का प्रिय नाम सबसे ज्यादा अभिलेख में मिला है। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं अशोक का नाम अशोक, तो अशोक का नाम अशोक की बात करते हैं ना, तो एक अशोक का नाम मौस्की लेख से ही, मौस्की अभिलेख अगर इसकी बात करते हैं ना, मौस्की अभिलेख जो मिला है वो कहां से मिला है? कर्नाटक से मिला है। कहां से मिला है? कर्नाटक से। और मौस्की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं गुर्जरा, क्या बात करते हैं सर? गुर्जरा। तो गुर्जरा अभिलेख से भी अशोक का नाम अशोक मिला है। और ये कहां से मिला है? तो ये मिला है मध्य प्रदेश से। वहीं अगर हम बात करते हैं उडे-गोलम की बात करते हैं, तो उडे-गोलम में भी अशोक का नाम अशोक मिलता है, और ये भी आपको मिला है कर्नाटक से। अर्थात आप क्या आंसर देना चाहेंगे? आप आंसर देना चाहेंगे इनमें से सभी, अर्थात मौस्की, गुर्जरा और उडे-गोलम। ये तीनों जो अभिलेख है ना, ये तीनों अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं देव नाम प्रियदर्शनी, तो सबसे ज्यादा देव नाम प्रियदर्शनी। अशोक का एक और नाम अगर हम बात करते हैं उल्लेख, तो उल्लेख में आपको मगध सम्राट, क्या बोले जी? मगध सम्राट का भी चर्चा आपको देखने को मिलता है उल्लेख में। तो अगर हम बात करते हैं अशोक का नाम कौन से अभिलेख में मगध सम्राट देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा भाब्रू। क्या याद रखिएगा सर? भाब्रू अभिलेख। और ये भाब्रू अभिलेख की बात करते हैं, तो भाब्रू अभिलेख आपको राजस्थान से मिला है। कहां से मिला है? राजस्थान से। तो अशोक का नाम मगध सम्राट कौन से अभिलेख से मिला है? भाब्रू अभिलेख से मिला है। कहां से? ये आपको भाब्रू अभिलेख से मिला है। और ये कहां से जी? तो राजस्थान से। ये चीज को याद रखिएगा। अर्थात फ्रेंड्स, इसका आंसर आप क्या देना चाहेंगे? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है? अगर आप सच में एक अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आपको काफी अभी इस एज में काफी आपको गंभीरता से पढ़ाई को लेना पड़ेगा। एक्चुअली पढ़ता हर लोग है, लेकिन रिजल्ट क्या हर लोग को होता है? नहीं। रिजल्ट उसी का होता है जो पढ़ाई को, जैसे रक्त के अंतर्गत हीमोग्लोबिन होता है ना, वैसे आपको पढ़ाई को रक्त में आपको क्या होना पड़ेगा? प्रवाहित करना पड़ेगा फ्रेंड्स। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको 4 दिया गया है। महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब किया गया? अगर हम बात करते हैं महमूद गजनवी, तो इसको हम लोग को पढ़ना रहता है मुस्लिम आक्रमण के अंतर्गत महमूद गजनवी को पढ़ना रहता है। और ये तुर्क मुसलमान था। कौन सा मुसलमान था? तुर्क। आक्रांता के रूप में भारत में आया था। और मुख्य रूप से इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत से काफी धन दौलत को लूट कर फिर कहां लेके चले जाना? तुर्क लेके चले जाना, इसका उद्देश्य था। तो अगर हम बात करते हैं महमूद गजनवी का, तो भारत में आया, और भारत में आने के बाद 1000 से लेकर 1027 के बीच भारत में कुल 17 बार आक्रमण किया था। कुल कितना बार आक्रमण किया था? 17 बार। अगर हम बात करते हैं 1000 में जो इसका आक्रमण हुआ था ना, अगर 1000 में, तो 1000 में जो आक्रमण हुआ था, भारत के सीमावर्ती क्षेत्र पर अपना अधिकार करने हेतु सबसे पहला यह आक्रमण किया था। कब किया था? 1000 में किया था। इस चीज को याद रखिएगा, पहला था इसलिए इसको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं सोमनाथ मंदिर का, तो सोमनाथ का मंदिर पर जो आक्रमण किया था ना, ये 17वां आक्रमण किया था। कौन सा आक्रमण किया था? 17वां। और ये 17वां जो आक्रमण किया था वो कब किया था? 1025 में किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1025। ओके फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं सोमनाथ मंदिर, तो सोमनाथ
मंदिर आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा? गुजरात देखने को मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा जी? गुजरात। गुजरात में आपको सोमनाथ मंदिर देखने को मिलेगा। और ये कहा जाता है ना कि ये जो महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को जब लूटा था ना, काफी यहाँ से मतलब इस मंदिर में काफी क्या था? स्वर्ण, सोना काफी ज्यादा था, यानी पूरा स्वर्ण से ही ये क्या था? मंदिर निर्मित था। और इतना ज्यादा यहाँ से धन दौलत को लूटा था, और लूटने के बाद इतना नरसंहार किया था, बहुत ज्यादा नरसंहार भी हुआ था। लगभग 50,000 से भी अधिक व्यक्ति का क्या हुआ था? इसमें निधन हुआ था। जब सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी लूट कर लेके जा रहा था, तो वहीं पे आगे चल के सिंध, क्या बोले सर? सिंध में जाट ने इनका क्या किया था? विरोध किया था। सिंध में जाटों ने इनका क्या किया था? विरोध किया था। और जब जाटों ने इनका विरोध किया था, यहां से तो लेके चले गया, लेकिन पुनः रिटर्न आया और अंतिम जो अपना अभियान किया था ना, अंतिम अभियान यही सिंध के जाट के विरुद्ध किया था। तो प्रथम अभियान भी याद रखिएगा, अंतिम अभियान भी याद रखिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट अभियान अर्थात सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण अभियान जो था ना, वो कौन था? सोमनाथ मंदिर 17वां आक्रमण 1020। याद रखिएगा फ्रेंड्स। अर्थात इसका आंसर क्या होगा? अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 1025। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहले फ्रेंड्स आप यही प्रयास करिएगा ना कि इस क्वेश्चन को मेरे बताने से पहले आप खुद इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करिएगा। एक्चुअली आप कहने का मतलब कि कुछ ना कुछ तो पढ़े ही होंगे, और पढ़े होंगे तो सबसे पहले आप खुद अपने से बनाने का प्रयास करिएगा, देन हम बनाएंगे, एनालिसिस करेंगे ही करेंगे। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिखाई दे रहा है? हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या होगा? अगर हम बात करते हैं हुमायूं की बात करते हैं, तो हुमायूं जो है आपको क्या हुमायूं के ऐसे तो बहुत सारे युद्ध है, लेकिन उस युद्ध में सबसे प्रमुख जो युद्ध था ना, वो चार युद्ध था, और उन चारों युद्ध का क्रम बताना है। एक आपका है देवरा का युद्ध, एक आपका है चौसा का युद्ध, एक आपका है विलग्राम का युद्ध, और एक आपका क्या है? सरहिंद का युद्ध। और आप देख रहे होंगे चारों ऑप्शन में कुछ ऐसा ही इसका डिसअरेंज दिया गया है, बट आप यहाँ पे एक बार सही तरीका से समझ लीजिए कि देवरा का जो युद्ध हुआ था ना, वो देवरा का युद्ध हुआ था 1531 में हुआ था। देवरा का युद्ध कब हुआ था? 1531 में। किसके बीच हुआ था? हुमायूं और अफगान के शासक के बीच यह युद्ध हुआ था। और याद रखिएगा, इस युद्ध में जीता कौन था? तो इस युद्ध में जीता था हुमायूं जीता था। वहीं अगर हम बात करते हैं चौसा का युद्ध, तो चौसा का युद्ध जो हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी, सूर वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी। अगर हम बात करते हैं यह युद्ध कब हुआ था? तो 1539 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा, हुमायूं और सूर वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी। इसमें हुमायूं को बहुत ढंग के पिटाई हो गया था। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। और शेरशाह का नाम तो जानते ही हैं, बिहारी था, बहुत भयानक तरीके से बिहार। आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखने वाला कौन था? शेरशाह सूरी था। ठीक है ना। आज जो ये रुपया हम चला रहे हैं, रुपया का प्रचलन करने वाला कौन था? शेरशाह सूरी था। तो याद रखिएगा, चौसा का जो युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं। वहीं अगर हम बात करते हैं किसका? वहीं अगर हम बात करते हैं विलग्राम का युद्ध। किसका युद्ध का बात करते हैं जी? विलग्राम का युद्ध। तो यह भी युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, और इस युद्ध में हुमायूं को अच्छा से पिटाई हो गया था, और इसको भारत से बाहर होने पर मजबूर कर दिया था शेरशाह सूरी ने। अर्थात भारत से कहाँ चले गया था? ये हुमायूं बाहर चला गया था। और उसके बाद याद रखिएगा 1540 से लेकर 1555 तक ये जो समय रहा ना, ये मुगल का समय नहीं रहा, ये सूरवंश का समय रहा। कौन सा वंश का समय रहा? सूरवंश। और सूरवंश का संस्थापक कौन होंगे? शेरशाह सूरी होंगे फ्रेंड्स, याद रखिएगा। पुनः एक और युद्ध हुआ, और ये क्या हुआ? एक और युद्ध हुआ। ये युद्ध हुआ था कब? तो ये युद्ध हुआ था 1555 में। 1555 में यह युद्ध हुआ, और यह जो युद्ध हुआ था ना, कौन सा युद्ध हुआ था? सरहिंद का युद्ध हुआ था। और सरहिंद का जो युद्ध हुआ था, यह युद्ध सूरवंश के शासक और हुमायूं के बीच हुआ था। सूरवंश के शासक और हुमायूं के बीच आया था। अर्थात हुमायूं पुनः भारत आगमन हुआ। भारत आगमन होने के बाद एक युद्ध लड़ा, और इस युद्ध में हुमायूं क्या हो गया? जीत गया। और पुनः मुगल का क्या हुआ? नींव रहा।
पुनः मुगल का क्या रखा गया, नींव रखा गया हुमायूं के द्वारा। अर्थात आप फ्रेंड्स आंसर क्या बता सकते हैं, देवरा का जो युद्ध हुआ था 1531 में हुआ था। चौसा का कब युद्ध हुआ था, 1539 में हुआ था। विलग्राम का युद्ध कब हुआ था, 1540 में हुआ था। और सरहिंद का युद्ध कब हुआ था, 1555 में हुआ था। अर्थात अगर इसका अरेंजमेंट बोलेंगे ना तो अरेंजमेंट आपको यही दिखाई दे रहा होगा। अर्थात फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम क्वेश्चन 6 की बात करते हैं ना तो 6 में लिखा है राजस्व के निम्न दिए गए किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। देखिए अगर हम बात करते हैं अभी, अगर वर्तमान की बात करते हैं ना तो वर्तमान में आप टैक्स देते होंगे। टैक्स सरकार को किस रूप में देते हैं, जीएसटी के रूप में देते हैं। वैसे ही अगर हम बात करते हैं जब भारत गुलाम था तो भारत जब गुलाम था तो भारत के जो किसान थे और भी जो वर्गीय थे उन लोग अंग्रेज को क्या करते थे, टैक्स देते थे। और अंग्रेज को जो टैक्स देते थे ना वो 3 रूप में, अर्थात अंग्रेज को जो टैक्स लेता था ना वो 3 रूप में लेता था। किस रूप में लेता था, ये 3 रूप में। एक महलवारी रूप के रूप में, एक अस्थाई बंदोबस्त के रूप में और एक रैयतवारी के रूप में। तो ये महलवारी व्यवस्था क्या है, रैयतवारी व्यवस्था क्या है, अस्थाई व्यवस्था क्या है और रैयतवारी व्यवस्था क्या है। अर्थात आप फिलहाल सर यही समझिए कि यहाँ पे क्या बोला है, सरकार का मतलब समझिएगा ब्रिटिश, सरकार का मतलब क्या समझिएगा, ब्रिटिश। और ब्रिटिश की बात करते हैं तो भारत पर ब्रिटिश ही शासन किया था। लगभग 190 साल तक शासन भारत में किया था और भारत में 2 स्वरूप में शासन किया था। एक कंपनी के रूप में शासन किया था, और एक ताज या क्राउन के रूप में शासन किया था। ताज या क्राउन के रूप में शासन किया था। अगर हम बात करते हैं कंपनी, तो कंपनी जो प्रत्यक्ष रूप से भारत में शासन करना शुरू कर दिया था ना वो 1757 के प्लासी युद्ध से शुरू कर दिया था। और यह किया कब तक था, तो 1857 तक। 1857 में एक विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह के कारण ही कंपनी के जो शासन करने का जो अधिकार था ना वो अधिकार ब्रिटिश संसद ने, किसने, ब्रिटिश संसद ने क्या कर लिया था, छीन लिया था। अर्थात इसके कंपनी के जो मतलब शासन करने का या तो आपका व्यापारिक के रूप में हो या आप राजनीतिक के रूप में हो, उसको क्या कर लिया था, छीन लिया था। और छीनने के बाद किसके हाथों में सौंप दिया था, तो ताज या क्राउन के हाथों में सौंप दिया था। इस बात को याद रखिएगा। अब मुख्य रूप से हमको क्वेश्चन में बोल क्या रहा है ना, क्वेश्चन में बिचौलिया का मतलब जानते हैं, दो लोगों के बीच, अर्थात आप समझिएगा ये महलवारी व्यवस्था क्या है। महलवारी व्यवस्था क्या था, तो गांव हो, मुखिया हो, गांव टोला मोहल्ला के जो मुखिया होते थे ना, गांव टोला मोहल्ला के जो मुखिया होते थे वही मुखिया भारत के किसान से टैक्स लेते थे। और वो टैक्स किसको, तो याद रखिएगा ब्रिटिश राजकोष में जमा करते थे। ब्रिटिश राजकोष में क्या करते थे, जमा करते थे। अर्थात महलवारी व्यवस्था के अंतर्गत जो टैक्स लेने का काम करता था वो कौन करता था, मुखिया करता था। कौन करता था जी, मुखिया करता था। और इस चीज को याद रखिएगा। और मुखिया ही बिचौलिया के काम करेगा। क्यों, क्योंकि किस सरकार और किसान के बीच बिचौलिया का काम कौन करेगा, तो इसमें करेगा, मुखिया करेगा। क्यों, क्योंकि मुखिया ही किसान से क्या कर रहा है, टैक्स ले रहा है और टैक्स को लेकर ब्रिटिश राजकोष में जमा कर रहा है। ठीक है ना। तो हमसे क्वेश्चन बोला कि बिचौलिया वर्ग कौन नहीं होगा, अर्थात इसका तो ये नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं अस्थाई बंदोबस्त, किसका बात करते हैं, अस्थाई बंदोबस्त, तो अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जो टैक्स का जो वसूली करता था ना वो जमींदार करता था। कौन करता था फ्रेंड्स, जमींदार करता था। इसलिए इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। अर्थात हम बोल सकते हैं ना कि इसमें बिचौलिया का काम कौन कर रहा है, जमींदार कर रहा है। कौन कर रहा है जी, जमींदार कर रहा है। कौन कर रहा है, जमींदार। तो इसमें भी बिचौलिया का काम हो रहा है। तो इसका राइट आंसर ये भी नहीं होगा और इसका आंसर ये भी नहीं होगा। अब देखिए रैयतवारी, रैयत का मतलब होता है किसान। रैयत का मतलब क्या होता है, किसान होता है। इस चीज को याद रखिएगा। और इसको जो लागू किया गया था 1783 में लागू किया गया था, याद रखिएगा। रैयतवारी की बात करते हैं तो रैयत का मतलब ही होता है किसान। इसके अंतर्गत
किसान क्या होता था ना, किसान अपना जो टैक्स था तो ये टैक्स डायरेक्ट ब्रिटिश राजकोष में जमा करता था। अर्थात आप खुद बताइए कि रैयतवारी व्यवस्था के अंतर्गत क्या कोई बिचौलिए का काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। और हमसे क्वेश्चन यही बोल रहा है कि कौन सा कोई बिचौलिया वर्ग नहीं होगा। कौन सा बिचौलिया वर्ग नहीं होगा? तो आपका क्या होगा? रैयतवारी के अंतर्गत बिचौलिया वर्ग नहीं होगा। ये चीज का राइट आंसर याद रखिएगा। अर्थात 3 रूप में जो टैक्स लेता था, टैक्स लिया जाता था, वो टैक्स किस तीनों समझ में आ गया? ये तीनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस चीज को याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? रैयतवारी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? रैयतवारी होगा। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। अगर 7 नंबर क्वेश्चन को आप देखिएगा ना, तो 7 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है 1857 की क्रांति से संबंधित किस इतिहासकार का मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह था? किस राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा, अर्थात 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 1857 की बात करते हैं तो 1857 की क्रांति जो हुई थी, इस क्रांति पर ना हर एक विद्वान का अलग अलग मत था। सर जॉन लॉरेंस एवं सिले का अलग मत था, जेम्स ऑस्ट्रम एवं डब्ल्यू टेलर का अलग मत था, टी.आर. होम्स का अलग मत था। और वहीं अगर हम बात करते हैं डिजरेली, किसके बात करते हैं जी? डिजरेली। तो डिजरेली का भी अपना मत था और डिजरेली का ही यह मत था। फ्रेंड्स याद रखिएगा, डिजरेली का ही यह मत था कि ये जो 1857 की जो क्रांति है ना, ये 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा देने वाला व्यक्ति का नाम कौन था? किसने बोला था? डिजरेली। और डिजरेली की बात करते हैं ना, देखिए 1857 की जो क्रांति हुआ था, इस क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन थे, और उनके विरोधी नेता कौन थे? डिजरेली थे। और डिजरेली ने ही 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की क्रांति को बोला है, राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया है। इस चीज को याद रखिएगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं किसको? सर जॉन लॉरेंस एवं सिले को, तो इसने 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह, क्या कौन सा जी? सिपाही विद्रोह की संज्ञा किसने दिया था? तो सिपाही विद्रोह की संज्ञा जो दिया था सर जॉन लॉरेंस एवं सिले के द्वारा दिया गया था। इस चीज को याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगर हम बात करते हैं किसका, तो अगर हम बात करते हैं जेम्स ऑस्ट्रम एवं डब्ल्यू टेलर, तो जेम्स ऑस्ट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 की क्रांति को क्या बोला था? इसने बोला था ना कि हिंदू और मुसलमानों के बीच अंग्रेजों का षड्यंत्र, हिंदू और मुसलमानों के बीच अंग्रेजों का क्या है? षड्यंत्र की रचना दिया था। इस चीज को याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं टी.आर. होम, तो टी.आर. होम ने 1857 की क्रांति को लेकर अपना मत पेश किया था। क्या मत पेश किया था? तो इसने बोला था कि सभ्य और बर्बरता, ये सब और असभ के बीच होने वाला युद्ध है। सब की बात यहाँ पे, सब का तुलना किससे किया गया है? ब्रिटिश से किया गया है। किससे किया गया है जी? ब्रिटिश से किया गया है। और असभ भारतीयों से तुलना किया है। भारतीयों से तुलना किया है। अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा डिजरेलियो। क्या होगा जी? डिजरेली इसका राइट आंसर होगा। इसने ही 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया था। ओके फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है ना, क्वेश्चन नंबर आपको 8 दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य याद रखने के लिए आप एक ट्रिक याद रखिएगा, काल। क्या याद रखिएगा जी? काल। के से क्या हो जाएगा? तो के से हो जाएगा क्रिप्स। ए से क्या हो जाएगा जी? तो ए से हो जाएगा अलेक्जेंडर। और एल से क्या हो जाएगा? तो एल से हो जाएगा लॉरेंस। अर्थात के से हो जाएगा स्टीफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस। ये क्या था? तो कैबिनेट मिशन का सदस्य था। कैबिनेट मिशन का सदस्य था। कैबिनेट मिशन के भारत में आगमन जो हुआ था ना 24 मार्च, क्या बोले जी? 24 मार्च 1946 को इसका आगमन भारत में हुआ था। और इसी कैबिनेट मिशन के आगमन के बाद इसमें कुल कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। तीनों सदस्य को आप याद रखिए किस माध्यम से? काल। ट्रिक क्या रहेगा जी? काल। और कैबिनेट मिशन के ही सिफारिश पर क्या हुआ था? संविधान सभा। अगर हम बात करते हैं ना संविधान सभा
संविधान सभा की जो गठन हुआ था ना, यही कैबिनेट मिशन के सिफारिश के अंतर्गत हुआ था। और संविधान सभा का स्थापना या गठन जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था जी? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, और ये संविधान सभा नामक संस्था ही हम लोग के जो संविधान है ना, इस संविधान को बना कर देने वाला था। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्लीमेंट एटली, तो क्लीमेंट एटली जो था ना, वो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। इसमें सचिव के पद पर कौन था? तो जी सचिव के पद पर था पैथिक लॉरेंस। सचिव के पद पर कौन था? पैथिक लॉरेंस था, इसमें याद रखिएगा। और अध्यक्षता भी कौन किया था? अध्यक्षता भी पैथिक लॉरेंस के द्वारा ही किया गया था। इस चीज को भी याद रखिएगा। क्लीमेंट एटली की बात करते हैं तो क्लीमेंट एटली इस समय अर्थात 1946 और भारत के आजादी के समय भी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली था। क्लीमेंट एटली उस समय क्या था? तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या पूछा सकता है कि भारत के आजादी के दरमियान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली थे। या कैबिनेट मिशन के समय भी आपको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप याद रखिएगा क्लीमेंट एटली थे। कौन थे जी? क्लीमेंट एटली। अर्थात इसका राइट आंसर जो होगा ना, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन के कौन से सदस्य नहीं थे, तो क्लीमेंट एटली सदस्य नहीं थे। ओके फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर आपको 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है ना, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है ना, वो टाइटन है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन है। अगर हम बात करते हैं अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन होगा? टाइटेनियम होगा। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन होगा? टाइटेनियम होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं वरुण, किसकी बात करते हैं जी? वरुण। तो वरुण का सबसे बड़ा जो उपग्रह है ना, वो आपको याद रखिएगा ट्राइटन है। कौन है जी? ट्राइटन है। कौन है जी? ट्राइटन। गैनीमीड, अगर बात करते देखिए, अगर इसको हम हटाते हैं गैनीमीड, और गैनीमीड जो है ना, ये बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है जी? गैनीमीड। और अगर हम बात करते हैं बृहस्पति का नहीं, सौरमंडल के अंतर्गत सबसे बड़ा जो उपग्रह है ना, वो कौन है? गैनीमीड ही है। और ये बृहस्पति का सबसे बड़ा है। कौन है जी? बृहस्पति का सबसे बड़ा है। इस चीज को याद रखिएगा। अर्थात इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है ना कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आइए विचार करते हैं। क्वेश्चन आपको दिए गए है ना कि चिकनी अंतःप्रदब्ध जालिका प्रोटीन के संश्लेषण तथा प्रोटीन संश्लेषण, क्या बोला है जी? चिकनी अंतःप्रदब्ध जालिका प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेती है। प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है, ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरा स्टेटमेंट, तो दूसरा स्टेटमेंट है ना, खुरदरी अंतःप्रदब्ध जालिका लिपिड और एस्ट्राइड के संश्लेषण में सहायता होती है, ये बोला है। आइए इसको समझते हैं। ये अंतःप्रदब्ध जालिका क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? अगर हम बात करते हैं सेल, अगर बात किसका करते हैं जी? सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका। सेल का मतलब क्या होता है जी? कोशिका। हमारे शरीर का निर्माण जो हुआ है ना, सेल से हुआ है। असंख्य सेल से हुआ है, बहुत सारा सेल है। और हमारे शरीर के अंतर्गत लगभग 200 प्रकार के सेल है। कितने प्रकार का सेल है जी? 200। आइरिस का अपना काम होता है, आइरिस आंख के अंतर्गत जो आइरिस होता है, उस आइरिस के अंतर्गत जो सेल है, उसका सेल का अलग वर्ग होता है। ब्रेन है तो ब्रेन के जो सेल है, उसके सेल का अलग काम होता है। और अगर हम बात करते हैं सेल, तो जो सेल होता है ना, एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछते हैं ना कि व्यक्ति जैसे हम लोग हैं, हम लोग के शरीर में सबसे ज्यादा सेल डिवीजन कहाँ होता है? सबसे ज्यादा सेल डिवीजन कहाँ होता है? सबसे ज्यादा सेल डिवीजन अर्थात कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में होता है। और सबसे कम कहाँ होता है? ब्रेन में होता है। इस चीज को याद रखिए। खैर आप ये याद रखिएगा, सेल, हमारे सेल शरीर का जो संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई है ना, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है ना, वो क्या है? सजीव का संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होता है, वो सेल होता है। सेल एक सेल मान लेते हैं। इस सेल के अंतर्गत बहुत से कोशिकांग यानी कोशिका के अंग होते हैं। जैसे हम बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अंतःप्रदब्ध जालिका। माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है, क्या होता है जी? माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है। सेंट्रोसोम होता है, क्या होता है जी? सेंट्रोसोम होता है। राइबोसोम होता है, क्या हो जी? राइबोसोम। न्यूक्लियस होता है, क्या होता है? न्यूक्लियस।
वैक्यूल्स होता है, क्या हो जाए वैक्यूल्स। ऐसे अब बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, जब हम लोग सेल को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से एनालिसिस करा देंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझिएगा ना कि ये कोशिकांग है, किसका है जी, अंतःपर्दा विजालिका सेल के अंतर्गत एक अंग है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं। और देखिए होता क्या है ना कि अंतःपर्दा विजालिका जो होता है ना, अंतःपर्दा विजालिका जो होता है ये आपको सेल के अंतर्गत, जैसे मान लेते हैं कि अंतःपर्दा विजालिका है, क्या है जी अंतःपर्दा विजालिका, और ये दो भाग में बटा रहता है, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। एक होता है रफ और एक क्या होता है स्मूथ। स्मूथ मतलब क्या हो जाएगा, चिकनी हो जाएगा, और रफ का मतलब क्या होगा, खुरदुरी हो जाएगा। तो देखिए रफ जो होता है ना, रफ क्यों होता है, रफ इसलिए इस पर होता है ना कि इस पर राइबोसोम पाया जाता है, इस ढब्बा ढब्बा जो होता है ना, इस पर राइबोसोम के कारण क्या होता है, ये रफ होता है। और राइबोसोम का काम क्या होता है, तो याद रखिएगा प्रोटीन निर्माण के लिए, प्रोटीन निर्माण करने हेतु किसका कार्य होता है, तो राइबोसोम का काम होता है। किसका काम होता है जी, राइबोसोम का काम होता है। तो ये खुरदुरी क्यों होता है, इस चीज को याद रखिएगा। अब राइबोसोम को होता है ना, राइबोसोम का मुख्य रूप से काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना, और खुरदुरी के अंतर्गत ही आपको क्या मिलेगा, क्या होगा, तो प्रोटीन निर्माण होगा। और अगर बात करते हैं स्मूथ, तो स्मूथ के अंतर्गत जो होता है ना, वसा निर्मित होता है या कोलेस्ट्रॉल निर्मित होता है। क्या होता है जी, वसा या कोलेस्ट्रॉल। आपके शरीर में वसा का रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन ज्यादा वसा रहना भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल चाहिए, लेकिन कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहे तो भी दिक्कत है। हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल का एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है, ठीक है ना। तो कोलेस्ट्रॉल रहना चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं रहना चाहिए। अगर वसा नहीं रहेगा, ढचकल पचकल दिखाई दीजिएगा, सुंदरता आपको प्रदान कौन कर देता है, वसा कर देता है। चोट लगने से बचा कौन देता है, वसा बचा देता है। तो वसा रहना चाहिए लेकिन ज्यादा वसा नहीं रहना चाहिए। अगर ज्यादा वसा रहेगा तो गर्मी के दिन में पागल की तरह आप एकदम वृक्ष देखिएगा कि कहाँ ज्यादा हवा लगे, या एसी रूम में जाइएगा। क्यों, क्योंकि वसा ही आपको क्या कर देगा, ज्यादा गर्मी प्रदान कर देगा, वो छिद्र को रोक देता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग ये देखते हैं। अर्थात जो रफ है ना, रफ का काम क्या होता है, प्रोटीन निर्माण करना। किसका निर्माण करना जी, प्रोटीन। और स्मूथ का क्या होता है वसा और कोलेस्ट्रॉल, वसा और कोलेस्ट्रॉल। तो आप खुद बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, चिकनी अर्थात स्मूथ। क्या स्मूथ प्रोटीन निर्माण कर रहा था, नहीं। प्रोटीन निर्माण कौन करता है, प्रोटीन निर्माण करता है खुरदुरी। और अगर बात करते हैं खुरदुरी, तो खुरदुरी जो होता है ना वो आपका प्रोटीन निर्माण करता है, और स्मूथ जो होता है ना, चिकनी जो होता है ना, वो वसा या कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है या स्टेरॉइड का निर्माण करता है। इस चीज को याद रखिएगा। ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो दोनों का स्टेटमेंट क्या है जी, गलत है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों स्टेटमेंट गलत है। अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो, ना तो एक ना ही दो। यहाँ पे स्टेटमेंट और यहाँ पे देना चाहिए था। खैर आप याद रखिएगा, दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है सर, गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोनों का दोनों स्टेटमेंट गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा होगा। देखिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन आपको फिजिक्स से संबंधित है। किससे संबंधित है जी, फिजिक्स से संबंधित है। इस चीज को आप देखिएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िएगा ना, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के सम्मुख को क्या कहते हैं। सॉरी ये है ना, ये फिजिक्स का क्वेश्चन, ये बायो का क्वेश्चन है। और आप देखिए बायो के अंतर्गत इसको देखने को मिलता है। क्वेश्चन बोला है कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिका, समान सेल। अगर हम बात करते हैं समान सेल, तो समान सेल मिलकर क्या होता है, तो टिश्यू का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है जी, टिश्यू, उत्तक का निर्माण करता है। वही समान उत्तक मिलकर क्या कर देता है, तो ऑर्गेन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है जी, ऑर्गेन का निर्माण करता है। और यही समान ऑर्गेन मिलकर क्या होता है, तो ऑर्गेन सिस्टम का निर्माण कर देता है। ऑर्गेन सिस्टम का निर्माण कर देता है। और यही ऑर्गेन सिस्टम आगे चल के क्या कर देता है, बॉडी का निर्माण करता है। क्या करता है जी, बॉडी का निर्माण करता है। तो बॉडी निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहला क्या चाहिए, सेल चाहिए। क्या चाहिए जी, सेल चाहिए। सेल मिलकर क्या बनेगा, टिश्यू मिलकर क्या बनेगा, ऑर्गन मिलकर क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, और तब बॉडी का निर्माण होगा। तो आप खुद बताइए कि समान कोशिकाओं के सम्मुख को क्या बोलते हैं, तो उत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, उत्तक। कोशिका, उत्तक, अंग तंत्र, शरीर, ये चीज को याद रखिएगा। आइए फ्रेंड्स, इसका राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अब हम लोग समझते हैं।
12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है ना कि सरल आवर्त गति में जो भौतिक राशि का जो मान होता है, भौतिक राशि का जो मान होता है वो मान नियत रहता है। कौन रहता है ये क्वेश्चन बोल रहा है। विस्थापन रहता है क्या, डिस्प्लेसमेंट रहता है क्या, ये ऑप्शन है। उसके बाद क्या है, समय अंतराल, गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इसको बनाने से पहले हम लोग करते क्या है ना, सबसे पहले बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, आवर्त गति को समझते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, सरल आवर्त गति को देख लेंगे। सबसे पहले आवर्त गति क्या है इसको हम लोग समझते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं सर, पीरियोडिक मोशन, ठीक है ना। पीरियोडिक मोशन, देखिए फ्रेंड्स, आवर्त गति किसको कहते हैं, पीरियोडिक मोशन किसको कहते हैं, जब कोई वस्तु निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को बार बार दोहराए ना, वही क्या कहलाता है, आवर्त गति कहलाता है। आवर्त गति की बात करते हैं तो आवर्त गति जो होता है ना, आवर्त गति कोई भी वस्तु निश्चित पथ पर, पथ क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, निश्चित कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद जो समय अंतराल, उस वस्तु की जो गति है ना, उस गति के बाद जो समय अंतराल, मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, ए है और यहाँ पे क्या है, बी है। ये क्या है, पथ है, पथ मतलब रास्ता। ये क्या है, पथ जो है वो निश्चित है। और उसके बाद कोई वस्तु जो गति कर रहा है ना, उस गति करने के बाद उसकी जो समय अंतराल है ना, वो भी निश्चित होना चाहिए। वो भी क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। और उसके बाद जो वस्तु गति कर रहा है ना, ये गति बार बार अपना गति क्या हो, दोहराए, वही क्या कहलाता है, तो वही कहलाता है आवर्त गति कहलाता है। क्या कहलाता है जी, आवर्त गति कहलाता है। इस चीज को समझ में आना चाहिए। जैसे पृथ्वी की गति क्या है, पृथ्वी की गति आपका है आवर्त गति। क्यों, क्योंकि पृथ्वी जो है ना अपने अक्ष पर क्या होता है, घूर्णन करता है, बार बार करता है, और समय अंतराल भी क्या है, सेम है। क्यों, क्योंकि 365 दिन पर वो अपना क्या कर लेता है, एक बार रोटेट पूरा कर लेता है, इसलिए आवर्त गति है। अगर हम बात करते हैं सरल आवर्त गति, तो जो सरल आवर्त गति है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ना, उसको किसे कहते हैं, ये चीज अब खुद समझ में आ जाएगा। ऐसे आवर्त गति जिसमें त्वरण जो होगा ना वो विस्थापन के समानुपाती होगा। क्या होगा जी, समानुपाती होगा। जो त्वरण होगा, एक्सेलरेशन जो होगा, त्वरण जो होगा वो विस्थापन के क्या होगा जी, तो विस्थापन के समानुपातिक होगा। वही क्या कहलाएगा, तो वही कहलाएगा सरल आवर्त गति। क्या कहलाएगा जी, सरल आवर्त गति। खैर आप इसका आंसर क्या दे सकते हैं, इसका आंसर आप खुद दे सकते हैं। इस परिभाषा पर ही ये क्वेश्चन है। सरल आवर्त गति में जो भौतिक राशि का मान नियत रहता है, क्या विस्थापन रहता है, नहीं, विस्थापन कांस्टेंट नहीं रहता है। गतिज ऊर्जा रहता है क्या, नहीं। अब बताइए, स्थित ऊर्जा रहता है क्या, नहीं। क्या रहता है, समय अंतराल। इसका जो समय अंतराल होता है ना वो निश्चित रहता है, और जो पथ होता है, रास्ता जो होता है, वो भी आपका क्या होता है, निश्चित होता है। ये दोनों का दोनों निश्चित होता है। अर्थात इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा लंब ना हो जाए इसलिए हम लोग आज का क्लास इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच गया है, इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्या कर लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे। और फ्रेंड्स, ये सेशन कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करेंगे, अपना एडवाइस देंगे। अगर वीडियो में कोई त्रुटि हो क्षमा करेंगे। और आपको अभी थोड़ा सा मुझे ये जो संस्था, ये एक्सीलेंट सिनेरियो टीचिंग सेंटर के अंतर्गत आपको करना क्या है, थोड़ा सा कोऑपरेशन करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, और अपने फ्रेंड्स के बीच जो शेयर करना है। चलिए, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।